हाँ, अब कनेक्ट हो गए। पेडागोजी की क्लास 1 घंटे में मजा नहीं आ रहा, फ्लो बनता है, उससे पहले टूट जाता है फ्लो। ये रियलिटी है। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे की ही क्लास एटलीस्ट होनी चाहिए। चलिए, कल कहां तक करवाया था मैंने? ओनली फोकस पे करवाया था, और हम संरचना की बात कर रहे थे, है ना? हमारे टीचिंग मॉडल चल रहे थे। शिक्षण के प्रतिमान, और शिक्षण के प्रतिमान के लिए मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिमान या मॉडल का अर्थ होता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट, है ना, या उसका रूपांतरण, कि हमें, या उसकी रूपरेखा, कि हमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले जो हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं वही क्या होता है? प्रतिमान। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था प्रतिमान के हम तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उद्देश्य पे बात कर ली थी। सबसे पहले जो इसके बेसिक जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, मैंने कितने बताए थे? 5 होते हैं, और 5 में हमने उद्देश्य पे बात कर ली थी, जिसे हमने बोला था फोकस। जो सेकंड था वो था संरचना, और संरचना पे बात हमारी हो रही थी। शायद एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने, है ना? लिख नहीं पाए थे ना हम संरचना के बारे में, तो लिखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संरचना मतलब उसकी रचना कैसी होगी। मैं कोई भी चीज पढ़ाने वाली हूं, तो वो पढ़ाने से पहले मैं उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में तैयार करूंगी। वो किस तरीके से, उसका जो पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, उसके पर्टिकुलर जो नियम होंगे, उसका जो क्रमबद्ध तरीका होगा, वही उसकी क्या होगी? संरचना। ठीक है, लिखिए। संरचना को क्या बोला गया है? सिंटेक्स। उसका सिंटेक्स कैसा होगा? लिखिए। शिक्षण प्रतिमान की संरचना का अर्थ, शिक्षण प्रतिमान की संरचना का अर्थ उसके नियम अथना अथवा रचना से है। शिक्षण प्रतिमान की संरचना का अर्थ उसके नियम अथवा रचना से है। इसमें उद्देश्यों के आधार पर, इसमें उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण पक्षों तथा पक्ष, शिक्षण पक्षों तथा पक्ष, ये वाले पक्ष, शिक्षण पक्षों तथा उनकी क्रियाओं, शिक्षण पक्षों तथा उनकी क्रियाओं, विधियों, युक्तियों और शिक्षक शिक्षक और शिक्षक बताती हूं, वह अंतःक्रिया, शिक्षक मतलब टीचर, वह अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन को क्रमबद्ध करता है, को क्रमबद्ध करता है। देखो, मैंने आपको जो शिक्षण करवाना है, ठीक है, उसके कौन कौन से पक्ष होंगे, ठीक है, उसके कौन कौन से भाग होंगे, उसके लिए मैं कौन कौन सी क्रियाओं का यूज करूंगी, कौन कौन सी विधियों का यूज करूंगी, शिक्षक कौन होंगे, उसकी अंत्यक्रिया क्या होगी, उसका इंटरेक्शन मुझे कैसे करना है, उनका जो क्रमबद्ध एक ऑर्डर होता है, उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना ही उसकी क्या है? संरचना है।
ठीक है, मुझे जो चीज पढ़ानी है वो मुझे चीज कैसे पढ़ानी है, क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके के मेथड से पढ़ानी है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, मुझे कैसा कौन सा प्रिंसिपल मतलब उसका युक्तिकरण मतलब किस तरीके से मुझे वो आपको पढ़ाना है वो, प्लस शिक्षक कौन होगा, प्लस शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया कैसे होगी, इंटरेक्शन कैसे होगा, ये वाली चीज ही क्या है, उसकी संरचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए। क्रमबद्ध करता है जिससे सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न हो, जिससे सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न हो और लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सके, और लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा है, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक कार्य है, और इसकी जो व्यवस्था है वही क्या कहलाती है, सामाजिक व्यवस्था। जब भी हम शिक्षण करवाते हैं तो शिक्षण में समाज से जोड़ के करवाया जाता है। बताया था कि पहले पाठ्यक्रम होता था, लेकिन ब्लूम ने क्या कहा, बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा, जॉन ड्यूई ने तो कहा था कि भाई शिक्षक और उसके बीच में शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो शिक्षण होता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। लेकिन बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज का होना भी आवश्यक है। जो भी आप शिक्षा दे रहे हो वो एथिकल होनी चाहिए, वो समाज के अनुसार होनी चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि हमें जिस शिक्षा का उपयोग करना है वो इसी समाज में रह के, इसी सोसाइटी में रह के ही तो करना है। इसलिए जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, सामाजिक होता है, और इसके जो पूरे के जो एक ऑर्डर होता है, एक सिस्टम जो होता है, उसी को ही क्या बोला गया है, सामाजिक व्यवस्था बोला गया, क्योंकि हमारी शिक्षा समाज से जोड़कर ही दी जाती है। ठीक है, हर एक शिक्षा में जब भी आप किसी भी चीज की उपयोगिता और उसके दुष्प्रभाव के बारे में अपन बात करते हैं, खासकर बात होती है जब टेक्नोलॉजी की या इन सब चीजों की, तो कहा जाता है, यही कहा जाता है ना कि आपकी खोज किसी भी प्रकार से समाज के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। आपकी जो खोज है वो किसी भी तरीके से समाज को या समाज में रहने वाले सभी मनुष्य, जीव जंतुओं को, और जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी है, मतलब एनवायरमेंट को या किसी भी चीज को हार्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिमान जीव है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस पूरे ब्रह्मांड की, कि उसे उसे किसी भी तरीके से अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये समाज के तरीके से शिक्षा दी जाती है। तो लिखिए इसमें, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। शिक्षण, टीचिंग, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक कार्य है। लिख लिया। अतः सामाजिक प्रणाली प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का अतः सामाजिक प्रणाली प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का आधार होती है। अतः सामाजिक प्रणाली प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का आधार होती है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का अलग अलग उद्देश्य होता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का अलग अलग उद्देश्य होता है, और उसकी सामाजिक प्रणाली भी अलग अलग होती है, और उसकी सामाजिक प्रणाली भी अलग अलग होती है।
जैसे, लिख लिया अभी तक? जैसे कक्षा एक प्रणाली ओब्लिक व्यवस्था होती है। जैसे कक्षा एक प्रणाली ओब्लिक व्यवस्था होती है, उसकी सामाजिक प्रणाली का निर्माण, उसकी सामाजिक प्रणाली का निर्माण शिक्षक, उसकी सामाजिक प्रणाली का निर्माण शिक्षक, उसकी सामाजिक प्रणाली का निर्माण शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम करते हैं। उसकी शिक्षण, वो उसकी सामाजिक प्रणाली का निर्माण शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम करते हैं। और इनमें अंतःक्रिया, जब इनमें इंटरेक्शन होता है, जब इनमें अंतःक्रिया होती है, वही इसे क्या बनाती है? सक्रिय बनाती है। तो लिखिए, इनमें और इनमें अंतःक्रिया इसे सक्रिय बनाती है, और इनमें अंतःक्रिया इसे सक्रिय बनाती है एवं प्रभावशाली बनाती है, सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाती है। सक्रिय एवं प्रभावशाली बनाती है। आ गया समझ में सामाजिक प्रणाली? अब उसके बाद मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जब भी आप एग्जाम देते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो भाई उसमें टीचिंग मॉडल में जब भी टीचिंग मॉडल बनाया जाता है, तो ये भी तो ध्यान रखा जाता है ना कि भाई उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो मूल्यांकन दो तरीके से हो जाता है, एक आपका परीक्षा के माध्यम से जिसे हम लिखित बोलते हैं, रिटन फॉर्मेट बोलते हैं, एक हो जाता है आपका मौखिक जिसे अपन वर्बल फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, तो मौखिक और लिखित में दोनों में ही आपको जितना टीच करवाया गया, जितना आपको शिक्षण करवाया गया है, उसका अधिगम कितना हुआ है, कितना आपने उस चीज को सीखा है और कितना आप उस चीज को कर पाए हैं, ये मूल्यांकन से पता लगाया जाता है। और मूल्यांकन जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि इससे शिक्षक को पता चलता रहता है कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है उसको आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, आप तक वो शिक्षा कितनी जा पा रही है। तो इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा तत्व है या एलिमेंट है, वो कौन सा है? मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन, जिसे क्या बोला गया है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या बोला गया है? इवैल्यूएशन। ठीक है, लिखिए, मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, प्रणाली भी लिख देना है ना, मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली मौखिक और लिखित हो सकती है। मूल्यांकन प्रणाली मौखिक और लिखित हो सकती है। मूल्यांकन प्रणाली मौखिक और लिखित हो सकती है, और इससे यह पता लगाया जाता है कि, और इससे यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण प्रतिमान का, और इससे यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं, और इससे यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। और जो आपका फिफ्थ एलिमेंट है वो है उसका प्रयोग, एप्लीकेशन। फिफ्थ एलिमेंट क्या है भाई? प्रयोग, उस चीज का एप्लीकेशन, उस चीज का एप्लीकेशन। तो लिखिए, यह अंतिम तत्व है। ठीक है, ये अंतिम तत्व है।
तत्वों का, एलिमेंट्स का अंतिम तत्व है। अभी तो टीचिंग मॉडल्स के बारे में तो लिखना है। टीचिंग मॉडल्स के बारे में, ज्यादा टीचिंग मॉडल्स के बारे में नहीं लिखना आपको। कोई 8-10 के बारे में ही आपको मेन लिखना है, बाकी के तो आप नाम और प्रवर्तक ही लिख लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखवाऊंगी, एक एक दो दो लाइन, कोई ज्यादा नहीं लिखवाने वाली। ये अंतिम तत्व, इसका अंतिम तत्व नहीं है, है ना। किसका अंतिम तत्व है? ये टीचिंग मॉडल का अंतिम तत्व है। ये टीचिंग मॉडल अंतिम नहीं है, लिखिए, यह अंतिम तत्व है। यह शिक्षण प्रतिमान का अंतिम तत्व है। लिखिए, यह शिक्षण प्रतिमान का अंतिम तत्व है, ठीक है। तत्व मतलब एलिमेंट है। इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के, इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग तथा, इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग तथा उपयोगिता के संबंध में बताया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग तथा उपयोगिता के संबंध में बताया जाता है। यह बताता है कि, यह बताता है कि किस परिस्थिति में, यह बताता है कि किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह बताता है कि किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है और यह कब कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, और यह कब लाभदायक सिद्ध हो सकता है, और यह कब लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कि भाई जिस परिस्थिति के लिए उचित मॉडल होगा वो उसी परिस्थिति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि इस मॉडल को, या जो भी चीज हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका हमें प्रयोग कब करना है और किस परिस्थिति में किसका प्रयोग कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लाभदायक भी होगा या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश में आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करके नहीं देखते हैं। ये प्रैक्टिकल आप कहाँ करके देखते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करना सीखते हैं, उसमें आप केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, और केमिस्ट्री में आप केमिकल्स का यूज करते हैं और उनका रिएक्शन करवा के आप देखते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन वाली जो प्रैक्टिकल्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं तो वो केमिस्ट्री में ही लाभदायक सिद्ध होंगे, जो फिजिक्स के हैं वो फिजिक्स में ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मुझे हर एक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि ये मॉडल मैं कहाँ यूज कर सकती, ये मॉडल मैं गणित में यूज कर सकती हूँ, ये मैं साइंस में यूज कर सकती हूँ, ये मैं लैंग्वेज में यूज कर सकती हूँ, ताकि मुझे उसके प्रयोग का भी पता चल जाए कि ये कहाँ कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये है 5 तत्व हो गए। 5 तत्वों के एक बार नाम बोल दे। उद्देश्य हो गया, संरचना हो गई, उसके बाद उसकी सामाजिक व्यवस्था हो गई, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हो गया, मूल्यांकन हो गया, और मूल्यांकन के बाद उसका प्रयोग करना बता दिया। तो ये क्या हो गए? इसके 5 तत्व हो गए हैं। अब 5 तत्वों के बाद लिखना शुरू कर दीजिए टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स, और उन्हीं के साथ साथ जो नाम लिखवाऊंगी वो उनके प्रवर्तक है जिनकी ये थ्योरी दी गई है, जिनके द्वारा ये थ्योरी गिवन है। तो लिखिए अब टीचिंग मॉडल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टीचिंग मॉडल्स की। आगमन चिंतन प्रतिमान, आगमन चिंतन प्रतिमान, आगमन चिंतन प्रतिमान हिल्दी ताबा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है भाई? ये हिल्दी ताबा के द्वारा।
आगमन, चिंतन, प्रतिमान। आगमन का पहले ही बता दिया था, उदाहरण के द्वारा समझाना। तो ये आगमन, चिंतन, प्रतिमान क्या होगा कि आगमन चिंतन में उदाहरण के द्वारा चिंतन करके उस चीज को समझा जाता है। तो लिखिए, उदाहरण के माध्यम से अधिगम करवाना, उदाहरण के माध्यम से अधिगम करवाना, उदाहरण के माध्यम से आपको सिखाना। अधिगम, अधिगम का पता है ना, लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ये इतना नीचे का कैमरा कैप्चर कर पाता है? यहां तक का पूरा बोर्ड आता तो है ना, इससे भी नीचे तक का फिर सही है। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया है भाई? ये सचमैन ने दिया है, सचमैन ने दिया है। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। प्रक्षा का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, पूछना। प्रक्षा का अर्थ क्या होता है? पूछना। इसमें जो प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है, प्रक्षा का अर्थ लिख लो, पूछना, है ना। ये चीजें, ताकि ये जो वर्ड्स है इनसे आपको चीजें समझ आ जाए। किसके द्वारा दिया गया है भाई? ये सचमैन के द्वारा दिया गया है। प्रक्षा का अर्थ क्या होता है? पूछना। कक्षा में प्रश्न पूछे मैंने, प्रश्न पूछते पूछते हम उसके विषय वस्तु तक पहुंचे और मैंने आपको वो चीज सिखा दी। वही क्या होता है? प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। मतलब प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछते हुए विषय वस्तु को सिखाना, वही क्या कहलाता है? प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। आपका कॉन्सेप्ट, उसका फैक्ट बेस्ड पेपर होने वाला है, तो ये थ्योरी तो मैं आपको लिखवा रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्या आ जाए इसलिए, लेकिन इनके छोटे छोटे वर्ड्स को भी लिखो कि कई बार वो लैंग्वेज को घुमा के भी दे तो भी आपको वो चीज समझ आ जाए। तो प्रक्षा मतलब पूछना। तो लिखिए, कक्षा में, कक्षा में शिक्षण करवाते हुए, कक्षा में, इसी में प्रक्षा में पूछा लिखना है, प्रक्षा प्रशिक्षण। कक्षा में शिक्षण करवाते हुए शिक्षक द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में शिक्षण करवाते हुए, कक्षा में शिक्षण करवाते हुए शिक्षक द्वारा अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की सहायता से विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है। उन्हीं की सहायता से विषय वस्तु का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है। इससे, इससे अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखते हो ना, इससे बालक मानसिक और शारीरिक रूप से, इससे बालक मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होकर, इससे बालक मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होकर अधिगम करता है, अधिगम करता है। इससे बालक मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय होकर अधिगम करता है। जब आपसे प्रश्नों के माध्यम से आपको कोई चीज बताई जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों का जब आपको जवाब मिलने लग जाता है, तो आप उस चीज को अपने तरीके से भी सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं और आप उस चीज को सक्रिय रूप से आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रश्न के माध्यम से बताया गया तो आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे चीजों को सीखते हैं बहुत बेहतर तरीके से। नेक्स्ट लिखिए, वैज्ञानिक प्रक्षा, वैज्ञानिक प्रक्षा प्रतिमान। वैज्ञानिक प्रक्षा
प्रशिक्षण प्रतिमान। सकवाब के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सकवाब के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सकवाब के द्वारा। कुछ नहीं, वैज्ञानिक कक्षा प्रशिक्षण। जब आपको विज्ञान पढ़ाई जाती है तो विज्ञान के समय आपसे पढ़ाते हुए अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से आपको अधिगम करवाया जाता है, वही वैज्ञानिक कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है। तो लिखिए, विज्ञान पढ़ाते समय बालकों से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, वही वैज्ञानिक कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान होता है। इससे बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इससे बालक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब लिखिए, अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम संगठन प्रतिमान ये किसके द्वारा दिया गया है भाई? ये आशु बेल के द्वारा। प्रवर्तक कौन है इसके? आशु बेल। आप लोग लिख दीजिए, प्रवर्तक कौन है भाई? आशु बेल। किसके द्वारा दिया गया है भाई? आशु बेल के द्वारा। भाई अग्रिम संगठन प्रतिमान मुझे आज आपको पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले मैं टॉपिक को देख लूं कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे पहले क्या क्या सहायक सामग्री की जरूरत होगी, उन सहायक सामग्रियों की मैं पहले ही अग्रिम रूप से तैयारी करके आऊं, मैं उन सहायक सामग्रियों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो वही क्या होता है? अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम मतलब पहले से ही मैं उन सामग्रियों को संगठित करके उनकी व्यवस्था करके रखूं और उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊं, वही हमारा क्या है? अग्रिम संगठन प्रतिमान। प्रवर्तक कौन है? आशु बेल। तो लिखिए, शिक्षण के लिए विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री तैयार शिक्षण के लिए विषय वस्तु से संबंधित सहायक सामग्री तैयार करना और उन्हीं के माध्यम से अधिगम करवाना। और उन्हीं के माध्यम से अधिगम करवाना। मूर्त से अमूर्त में हम यही कर रहे थे ना, हम मूर्त सामग्रियों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम क्या कर रहे थे? हम प्रत्यक्ष चीजों का मॉडल वगैरह जो भी हमें बना लेना है, उन चीजों का, मूर्त चीजों का हम यूज करके अमूर्त चीजें आपको सिखा रहे थे। वही जो सहायक सामग्री है वो मूर्त चीजें होती हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें अमूर्त चीजें। तो लिखिए, इसी में ही लिख दीजिए ब्रैकेट बना के, यह प्रतिमान मूर्त से अमूर्त की ओर, यह प्रतिमान मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है। आ गया?
अब जैसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है, बाकी सारी चीजें भी आप भूल जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि प्रत्यक्ष चीजों का या सहायक सामग्रियों का यूज करते हुए पढ़ाना ही क्या कहलाता है? अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम मतलब पहले से ही, संगठन मतलब उनकी व्यवस्था करके रखना, उन चीजों को संगठित करके रखना। तो सहायक सामग्री को पहले से ही संगठित करके रखना और उनके थ्रू उनका अध्ययन करवाना। तो ये क्या हो गया? अग्रिम संगठन प्रतिमान। नेक्स्ट लिखिए, विकासात्मक प्रतिमान। विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे के द्वारा। विकासात्मक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे। प्रवर्तक कौन है भाई? जीन पियाजे। देखो इसमें क्या कहा जाता है, विकासात्मक प्रतिमान, कि भाई मुझे विकास करना है आपका, तो विकास करने के लिए मैं आपकी उसमें सक्रिय भागीदारी रखूंगी। सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपको मौका दूं कि आप उस चीज के बारे में विचार विमर्श कर पाए, तर्क वितर्क कर पाए। तो कक्षा में आपको जो तर्क वितर्क करने का, विचार विमर्श करने का आपको मौका दिया जाए, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक रूप से उसमें सक्रिय भागीदारी रहे और आपका विकास हो और आप उस चीज को सीख पाए, वही क्या है? विकासात्मक प्रतिमान, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। तो लिखिए, इसके अनुसार कक्षा में, इसके अनुसार कक्षा में बालकों को तर्क वितर्क, तर्क वितर्क के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तर्क वितर्क के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बालक, जिससे बालक अपनी मानसिक शक्तियों का, जिससे बालक अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिससे बालक अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु का अध्ययन करता है। विषय वस्तु का अध्ययन करता है और अधिगम करता है। अध्ययन और अधिगम करता है ना? अध्ययन और अधिगम करता है मतलब उसको पढ़ता है और सीखता है। अब है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, ये रहा ब्रूनर। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। ये क्या कहता है कि जब आप उच्च कक्षा के बालकों को पढ़ाओ, तो आपको उसके लिए छोटे बच्चों जैसा एनवायरनमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर इतना विकसित हो चुका है कि वो उस चीज के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। यही है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। आप तो प्रत्यय से याद रख लेना पहले से ही कि बच्चे का मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि उसे आपको हर छोटी छोटी चीजों के साथ सिखाना जरूरी नहीं होता। इसलिए जो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान है ये उच्च कक्षाओं के लिए है। तो लिखिए इसमें, इसके अनुसार, इसके अनुसार उच्च कक्षा के बालकों को, इसके अनुसार उच्च कक्षा के बालकों को विषय वस्तु से संबंधित, इसके अनुसार
उच्च कक्षा के बालकों को विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान नहीं देना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालक विषय वस्तु के प्रत्यक्ष विचार को समझने के योग्य होता है। विषय वस्तु के प्रत्यक्ष विचार को समझने के योग्य होता है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके तर्क तक पहुंचने के लिए, उस प्रत्यक्ष चीज तक पहुंचने के लिए, जो विषय वस्तु हमें पढ़ानी है उस तक पहुंचने के लिए हमें बच्चों को उससे संबंधित जो ज्ञान उसे है वहीं से उसे अध्ययन करवाते हुए उस विषय वस्तु से इंटरकनेक्ट करके हमें उसे पढ़ाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उच्च कक्षा के लिए ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उच्च कक्षा तक बच्चे का मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि प्रत्येक जिस चीज पे हमें बात करनी है वो चीज से ही हम उसका अध्ययन करवा सकते हैं, क्योंकि उसे वो चीजें समझ आती है। जैसे अगर आपको अभी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाना है तो नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाने से पहले सर आपको कंप्यूटर नहीं बताएंगे कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये सब है। लेकिन जब आपको शुरुआत में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं कि ये है, ये वो है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये उच्च कक्षा के लिए जरूरी नहीं होता है। यही होता है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, कि प्रत्यक्ष उसी चीज से बात करो जो प्रत्यक्ष चीजें उसे पढ़ानी है, उसी से संबंधित बात करो। उसको चीजों के लिए एक अलग से वैसा एनवायरमेंट, मतलब छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट करते हुए उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मानसिक विकास इतना हो चुका होता है। इसलिए ये उच्च कक्षाओं के लिए है। तो नेक्स्ट लिखिए, दिशा विहीन प्रतिमान। दिशा विहीन प्रतिमान, सातवां है दिशा विहीन प्रतिमान। किसके द्वारा दिया गया अभी? कार्ल रोजर्स के द्वारा। दिशा विहीन, सर आ गए, दिशा विहीन प्रतिमान कार्ल रोजर्स के द्वारा। दिशा विहीन प्रतिमान, ठीक है। इसमें दिशा विहीन प्रतिमान में क्या है? स्वाध्याय विधि याद है? स्वाध्याय विधि याद है? वही क्या थी? दिशा विहीन। मतलब इसके लिए आपको बच्चे को शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है ना? कोई बाहर आ गए हैं क्या? सब लोग वैसे बाहर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट जा रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो स्वाध्याय विधि जो है वो कैसी है? दिशा विहीन है। उसमें बालक जो चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। बच्चे को किसी चीज का बर्डन, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई विषय वस्तु फिक्स नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है। वो अपने तरीके से जैसे उसे पढ़ना है उन्हीं चीजों को पढ़ता है। वही क्या है? दिशा विहीन प्रतिमान। ठीक है, तो लिखिए, इसके अनुसार बालक में मानसिक शक्तियां विद्यमान होती हैं। इसके अनुसार बालक में मानसिक शक्तियां विद्यमान होती हैं। अतः बालक को शिक्षण के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। अतः बालक को शिक्षण के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
अतः बालक को शिक्षण के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। बालक अपनी इच्छानुसार, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, पॉइंट्स में ही लिखते हो ना, पूरी थ्योरी थोड़ी लिख देते हो। अतः बालक नहीं, बालक अपनी इच्छानुसार स्वत अधिगम करता है। बालक अपनी इच्छानुसार स्वत अध्ययन अधिगम करता है। स्वत, स्वत मतलब स्वयं, अधिगम, स्वत, स्वत मतलब स्वयं, अधिगम करता है। ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं बताया गया है, ये भी बड़े बच्चों के लिए कि भाई जब बच्चे के अंदर उसका मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि वो अपनी चीजों के, उसका मानसिक विकास इतना हो चुका है कि वो चीजों को समझ सकता है, तो अब वो स्वाध्याय के लिए तैयार है। अब उसको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है कि आप इस टाइम पे बैठो, इस विषय को पढ़ो, इस चीज को करो, ऐसे। अभी के लिए जैसे यहाँ के बाद क्लास के बाद आप जाते हो, वो दिशा विहीन अध्ययन है आपका। उसके लिए, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से करते हो, वो आप क्या करते हो अपनी मर्जी से। मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी पार्ट को जो आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से अध्ययन करते हो, वही आपका दिशा विहीन अध्ययन है। स्वाध्याय इसी का ही, स्वाध्याय का ही ये पालन करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को कनेक्ट करना है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी नहीं, है ना। तो आज आए नहीं नेटवर्किंग वाले सर, पता है ऐसा कैसे एक दिन आए और फिर छुट्टी। होप सो आपके सर आए, क्योंकि है, कैसे पता है, पता है मैसेज आया है क्या। अच्छा अच्छा, अब तो फिर जो बाकी के स्टूडेंट नहीं आए हैं वही सोच के तो उनका रह जाएगा। कल पूछ लेंगे सर से, मतलब थोड़ा सा फिक्स कर दें। कम से कम मुझे तो 1.5 घंटा कम से कम चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का फ्लो बनता है उससे पहले टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी मर्जी पे नहीं है ना कि आज हम आधे घंटे ले ले, कल फिर 2 घंटे ले ले।